मेरा नाम आदित्य पाल है। अभी मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी से बीटेक कर रहा हूँ सीएससी में। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 थी और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन इट प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट्स अपने हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट होता है कार्बन कार्बन, या हो गया ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो जो ये तीन एलिमेंट है मान लो, तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई थी उसकी हमारी पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। और उन्हें हम लोग किस ऑर्डर में आज के इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए थे। जो स्टार्टिंग से लेके डेवलपमेंट से लेके जो एंड तक सारी चीजें जो हुई वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें बताया गया है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग हमारी होती है, देखो, कि हमें इन 1800 पता था कि ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन, बट 1865 तक हमें पता चला 63 एलिमेंट्स। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे डेवलपमेंट्स कितनी जल्दी हो रही है। 1800 से 31 एलिमेंट से लेके 1865 में 63 और प्रेजेंट 2023 में 114 एलिमेंट्स। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये ये डेवलपमेंट में जो जो चीजें हमें पता चली हम वो चीजों को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कि केमिस्ट, जनरल केमिस्ट जोहान ड्रॉबिनियर, तो इन्होंने ड्रॉबिनियर ट्राइड्स बनाई थी। ठीक है, 1829 में, जो कि तुम देख सकते हो। देखो जैसे लिखा है, इन 1829 ही नोटिस द सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट नोन एज ट्राइड्स। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इन्होंने डोमिनेट ट्राइड बनाए थे। लाइक इनका जो मेन चीज था डोमिनेट ट्राइड में वो था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है तुम्हारा, जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड थर्ड एलिमेंट है, उनका जो तुम एवरेज करोगे वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये डोमिनेट राइट थी। और फिर हम आगे चलते हैं इसमें। वैसे ही हमारे बाद जैसे डोमिनेट डोमिनेट के बाद जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपनी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स निकाली थी। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के ऊपर था वो। तो स्टार्टिंग हमारी ऐसे ही हुई थी, डोमिनेट ट्राइड। फिर उसके बाद हमारी मेंडली लॉ आई, फिर उसका लोथरमेयर कर्व आया। फिर उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो नींव रखा है एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर आया। ठीक है। तो अब हम जैसे जैसे भी देख रहे हैं हमारे ये चैप्टर में हमें ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। ठीक है, ये सब गैप लेफ्ट थे मेंडलीव टेबल्स में। यही चैप्टर्स में यही दिए हुए हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है एलिमेंट की, और उसको कैसे हम लोग ने अरेंज किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये पूरी क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है बेसिकली। और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे प्रॉब्लम 3.1, ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें काफी सारे मतलब एफएक्यू टाइप्स क्वेश्चन है जो तुम्हें मतलब कम से कम याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जैसे अनविनिलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 120, ठीक है, ये सब तुम्हें याद रहना चाहिए। मतलब याद नहीं, ये तो निकल जाएगी वैसे भी, बट ये बोल रहे हैं कि एफएक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको बनाने की आइडिया होनी चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हमारी हमारी जो जो हम कैरेक्टराइज करने के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये पूरी चैप्टर उसी के ऊपर है। जैसा कि मैंने समझ रहा होगा, तुमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की होती हैं। जिन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम जानते होगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानते होगे। तो उसके बेसिस पे जैसे हमने डिस्टिंक्शन बना के ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई है। तो अभी हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये समरी देख लेना एक बार। समरी में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं जो तुमको क्विक रिकॉल के लिए बहुत आसान होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे अब। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। तो हम लोग आ गए क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे 21 to 40। ओके, सो आज जैसे कि हम अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल।
हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें किस थीम के ऊपर इससे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रो और कॉलम्स मतलब पीरियड्स और ग्रुप के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है हमारे को सिस्टमैटिक और सिंपल स्टडी में। तुम अगर जानो कि अगर कोई चीज को हम लोग रो या कॉलम में अरेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज एंड कॉमन मतलब प्रॉपर्टीज की कॉमन प्रॉपर्टीज, तो उससे हमारी बेसिकली स्टडी आसान हो जाएगी। ठीक है। अब हम जैसे कि देखो यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड्स और रोज एंड सेकंड ग्रुप ऑफ कॉलम। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट मेक स्टडी सिंपल एंड सिस्टमैटिक। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, which important property did Mendeleev use to classify the element in his periodic table and did he stick to that? हमें पूछा जा रहा है कि मेंडलीव जिसका हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है। उसका बेसिस पूछ रहा है किस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे उसने वो क्लासिफिकेशन की थी। तो मेंडलीव ने अपने क्लासिफिकेशन की थी एटॉमिक वेट्स के ऊपर। ठीक है। एटॉमिक वेट्स के ऊपर उसने क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है। और एटॉमिक वेट्स नहीं बोला, एटॉमिक मास बोले। ठीक है। करेक्ट है उसमें, एटॉमिक मास के ऊपर उसने क्लासिफिकेशन की थी। और एलिमेंट्स उसने ऑब्जर्व की थी कि जो एटॉमिक मास से जिनके मतलब रिलेशंस में आ रहे हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी उसे दिख रही थी। ठीक है। उस बेसिस पे उसने अपनी मेंडलीज पीरियोडिक लॉ निकाली थी और उसके ऊपर उसने मेंडलीज पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑल दो इसके टेबल में कुछ क्लॉज थे जो कि सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्लियर किए हैं। ठीक है। Mendeleev used atomic mass for the classification of elements. Okay? Mendeleev used atomic mass for classification of element. He arranged all known elements as per atomic mass. At the end, he placed the element with similar property together instead of in order of atomic mass. ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहला पार्ट का हमने आंसर लिखा कि विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेंडलीव यूज्ड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन हिज पीरियड। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर है एट द एंड ही प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर इंस्टेड ऑफ इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जो इसने सेकंड वाली जो की थी वो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं की थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं की थी। ठीक है। उसने अपने हिसाब से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे और बिना इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के उसने प्लेस की थी। ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी की पार्ट नहीं है, उसने खुद से एजम्पशंस के बेसिस पे ये किया था। ठीक है। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलिस पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हमसे पूछा जा रहा है कि मेंडलिस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस था। तो बेसिकली जो डिफरेंस यहाँ पे है कि मेंडलिस पीरियोडिक लॉ जो थी हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मेंडलीज पीरियोडिक लॉ हमारी एटॉमिक वेट के ऊपर थी, वही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे को क्या, हमारी एटॉमिक नंबर्स के फंक्शन के ऊपर है। ठीक है। और एटॉमिक नंबर का जो हिस्ट्री है यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर हमारे को इधर का, ठीक है, अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। हमारा ये एटॉमिक नंबर की थ्योरी यहाँ से आई थी कि हेनरी मुजले मुजले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ऑल्सो
regularities in the characteristics of X-ray spectra of element, a plot of gamma and root gamma, where gamma is the frequency of X-ray emitted, against the atomic number Z gave a straight line, not the plot of गामा वर्सेस एटॉमिक एटॉमिक मास वर्सेस गामा की स्ट्रेट लाइन नहीं आती, स्टार्टिंग में स्ट्रेट थी, फिर ऊपर जाके वो कर्व हो जा रही थी, ठीक है। बट एटॉमिक नंबर के साथ गामा की लाइन स्ट्रेट आई थी, ठीक है। तो हियर हिज देयर बाय उसने शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन एन एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मेंडलीज के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करके हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के बेसिस से जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट। हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर थ्योरी, जो हमारी क्वांटम नंबर की थ्योरी है, क्वांटम नंबर, उसके बेसिस से बोला जा रहा है कि सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड ऑफ periodic table, sixth period of periodic table should have 32 elements, 32 elements होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे। जैसा कि हमें पता है कि सिक्स पीरियड जिसमें n इक्वल टू 6 होगा पीरियोडिक टेबल में, हमारी ऑर्बिटल 6s 6s 4f 5d और 6p फील्ड होगी। रुको, ये यहाँ पे होगा, देखो 6s 5d 6s 5d और 4f, ये वाली, ठीक है। 6s 5d 4f, 6s 5d 4f और 6p, 6p इधर मैंने बनाई, हाँ इधर है। 6s 6p 5d और 4f, ये सिक्स्थ ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ये सिक्स्थ ऑर्बिटल के एलिमेंट्स है, ठीक है। आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। टोटल तुम अगर देखो 6s 2 6p 6, ठीक है। यहाँ पे देखना, लिखता हूँ 2 + 6, इसमें 2 होती है, इसमें 6 होती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल एक एक होगी, ठीक है। ऑर्बिटल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो 1 + 3, डी में 5 होगी और एफ में 7 होगी, ठीक है। 5 + 7 12 + 4 16, हमारे पास 16 ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर ऑर्बिटल? हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पर ऑर्बिटल हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम तो 6 पीरियड में 0 एलिमेंट्स हो गए, कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड ना हो, और मैक्सिमम हमारे 16 × 2 32 एलिमेंट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि हमारी जो सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 32 एलिमेंट्स होंगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। In terms of period and group, where would you locate the element z equal to 114? ठीक है, हमसे पूछ रहा है z equal to 114 कहाँ तुम लोकेट करोगे। तो अगर आप ये डायग्राम जानते हो तो ये हम इसको बोलते हैं एनर्जी डायग्राम, मीन्स ये क्वांटम एनर्जी डायग्राम, इसको तुम अगर अच्छे से बोलो तो वो होगी क्वांटम एनर्जी की डायग्राम होगी, जो कि n+l रूल फॉलो करती है। n+l रूल क्वांटम, मतलब तुम्हें क्वांटम नंबर रूल सारी फॉलो करके ये डायग्राम बनती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो हमारी 114 एलिमेंट फिल कैसे हो रही है। तो z इक्वल टू 114 है, तो हमारी इसके, हम जैसे जानते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अगर लिखें तो ये होगी। ये तो तुम नहीं लिख पाओगे अगर अपने मतलब हाथों से ऐसे लिखो तो, क्योंकि ऐसे लिखना बहुत मुश्किल होगा। पर अगर तुम देखो ऐसे लिखो 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3p6 5s2 5p 4p6 3d10 6s2 6p6
ये 4d10, 7:6 5d10 4f14, ठीक है, ये ऐसे हो रही है। अब क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो अपना जो 7s वाला जो होगा, 8s वाला, वो एक्चुअली जल्दी फिल नहीं होता। सो बेसिकली ये आउटर ऑर्बिटल्स जो 4 5 है, ये यहाँ से ज्यादा फिल होंगे। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारी 5f14 6d10, और यहाँ तक काउंट आते काउंट वो तो होते हैं, यहाँ पे हमारी 1 8 10 आएगी। काउंट करो, 2 2 4 4, 2 6 6 12, 2 18 20 20 22 28 38 40 46 56, ठीक है, 56 58 64 74 88 88 प्लस 14 102 102 प्लस 10 102 प्लस 10 112, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नहीं मिस्टेक, हाँ सॉरी, यहाँ टू स्टार्ट हो गया था, तो 110, और ये 7p6 पे जाके हम यहाँ पे बस 2 डालेंगे, 6 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7p2। तो हम यहाँ से इतना जानते हैं कि ये रेडॉन का कंफिग्रेशन हो गया, यहाँ तक रेडॉन का कंफिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब उसके आगे 5f14, जो हमारी ए एलिमेंट जो ऊपर से फिल हो रही है, 6d10 और 7p2 होगी, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आ रही है एटॉमिक नंबर 114 के एलिमेंट की, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो कि एलिमेंट बिलोंग्स टू सेवेंथ पीरियड, एलिमेंट सेवेंथ पीरियड का है, और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, और इसका नंबर है 2, ठीक है। हेंस इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, ठीक है। और ग्रुप नंबर जो इसका होगा, पी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर हम लिखते हैं वो 10+2 = 14, ठीक है। 1 के लिए हम मतलब अगर 1 या 2 आए तो हम इसको 10+1 या 10+2 करके लिखते हैं, ठीक है। वो पी एटॉमिक पी ऑर्बिटल का 10+1 2 ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। और इस एलिमेंट का नाम है प्लीरोवियम। क्या नाम है? प्ली एफ एल आर ओ वी आई यू एम, प्लीरोवियम, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम प्लीरोवियम है। और ये एलिमेंट सेवेंथ पीरियड, ठीक है, 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। 14th ग्रुप किसका है पता है? सल्फर, कार्बन, कार्बन का। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 6th क्वेश्चन पे। तो हमें पूछा था एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप ऑफ द ग्रुप टेबल। तो थर्ड थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूछा जाएगा ऐसा कि मतलब 6th पीरियड, ठीक है, 12th ग्रुप, ऐसे नहीं पूछते। ये एक्चुअली बहुत कॉमन एलिमेंट है, और हमेशा याद रहना चाहिए थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप। थर्ड पीरियड से तुम ये समझो कि उसकी वो ऑर्बिटल थर्ड पे है, और 17th ग्रुप पे है, तो मतलब मान लो कि उसकी पी पे 5 आ रही है, ठीक है, P5, 3p5, ठीक है। अगर ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर ये ऐसी आ रही है, और 3s2 2p6 2s2 1s2 2+2+6 10 12 + 5 17, तो उसकी एटॉमिक नंबर हमारी 17 आ रही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो 17 आती है, तो एलिमेंट कौन सी होगी? क्लोरीन, ठीक है। तो ये इतनी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ी सी ये है कि कॉमन एलिमेंट है, इससे इजिली पता भी चल जाता है, तुम गेस वर्क भी कर सकते हो यहाँ पे। गेस वर्क इज ओके ओनली इफ यू आर 100% श्योर, ठीक है। गेस वर्क इज ओके ओनली इफ यू 100% श्योर। अगर 100% श्योर नहीं हो तो गेस वर्क मत करो, एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख लो कि क्या आएगा, ठीक है।
अब ये जैसे ये क्वेश्चन है 3.7, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम बाय फर्स्ट, लॉरेंस बर्केली लैबोरेटरी और सीबर्ग्स ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि तुम देखो नाम से देखो, यहाँ पे नेम में क्या कॉमन आ रहा है, लॉरेंस, लॉरेंस बर्केली लैबोरेटरी, लॉरेंस, 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 यहाँ तक कॉमन है। और ईएम, ठीक है, लॉरेंशियम, इसका एटॉमिक नंबर 103 है। और जो ये सीबर्ग है, सीबर्ग ग्रुप्स, ये इन्होंने ये एलिमेंट मतलब खोजा होगा या आइडेंटिफाई किया होगा, इसी के नाम पे, इन लोग के नाम पे एलिमेंट्स की नाम रख दे, सीबर्ग, सीबर्गियम। ठीक है, तो एक तरह से मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि विच एलिमेंट डू यू थिंक हैव बीन नेम्ड बाय ये, मतलब कुछ भी अगर ऐसे रैंडम सम मान लेते हैं कि रिबन, मतलब रिबन लैबोरेटरीज, ठीक है, तो मोस्टली उसका आंसर पूरा ऐसे ही होगा, रिबनशियम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के नाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब तुम अगर ऐसे, अगर तुम देखो कि अगर तुम्हारे, तुम अगर तुम ऐसे देख लो यहाँ पे अगर लॉरेंस बर्करली लैबोरेटरी है, अगर तुम यहाँ पे देखो लॉरेंशियम, तो तुमको खुद एलिमेंट याद हो जाए कि हाँ मैंने पीरियोडिक टेबल में लॉरेंशियम देखा है। ठीक है, और सीबर्ग, सीबर्गियम, तो तुम्हें खुद याद आना चाहिए कि हाँ मैंने ये एलिमेंट देखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये रहेगा, एज याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कि जो तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार, वंस हैव अ लुक एट ऑल नेम्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्पेशली एफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन है, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है कि व्हाई डू एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट, मॉडर्न, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सवाल है, मेंडलीव्स का नहीं है, कि व्हाई डू एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई हमारा फर्स्ट ग्रुप है, मान लो सोडियम, अरे लीथियम, सोडियम, लीथियम, तो ये सारे एलिमेंट एक सिमिलर प्रॉपर्टी हमारे फॉलो करते हैं, जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी है और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है। सबका सबका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करते हैं, तो वो एक स्टेबल, मतलब एक क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, तो ये इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि इन सब की साइज अपने पूरे ग्रुप में सारे एलिमेंट्स से सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इन सबकी साइज पूरे ग्रुप में सारे एलिमेंट्स में सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और भी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि वो पानी में डालो तो बर्न करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आता है। ठीक है, तो वो एलिमेंट इन द ग्रुप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल। मीन्स वैलेंस शेल में जो अपना इनका वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब ये सारे एलिमेंट में है सेम नंबर ऑफ वैलेंस, तभी इसके कारण इनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
हमें बोला जा रहा है कि व्हाई डज एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, वो हमारा ये जो एटम होता है उसका रेडियस होता है, ना कि वो पूरी वो रिंग्स। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक रेडियस होता है जो न्यूक्लियस की सेंटर है और वैलेंस शेल की दूरी के बराबर होता है एटॉमिक रेडियस। ये हो गया अपना एटॉमिक रेडियस। इसके अंदर कितने भी शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा एटम हो गया, ठीक है? अब ये हमारे शेल्स हो गए, ये शेल, ठीक है। तो ये जो एटम का ये सेंटर है, ये अपने जो सबसे वैलेंस शेल के एटॉमिक ये जो मतलब वैलेंस शेल से जो डिस्टेंस होगा, ये वाली, हाँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस को हम बोलेंगे ना, ये हमारी एटॉमिक रेडियस हो गई, ये हमारी एटॉमिक रेडियस हो गई, ठीक है। और जो हमारी जो आयनिक रेडियस होती है, वो आयनिक रेडियस होती है इज अ मेजर ऑफ एटम एंड क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस barely टचिंग ईच अदर। ठीक है, आयनिक रेडियस होती है हमारी, कोई अगर लैटिस होगी, लैटिस में हमारी एटम ऐसे होती है, ठीक है। ये एटम्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। इमेजिनरी डिस्टेंस होती है आयनिक रेडियस। इट्स आयनिक रेडियस बनती है हमारी अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस के बेसिस पे, ठीक है। लाइक ये Na+ और Cl है, Cl- है, ठीक है। तो इनकी आयनिक आयनिक रेडियस होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ होती है, होगी कुछ 0.5 एंगस्ट्रॉम टाइप्स, ठीक है। तो वैसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Atomic radius is the distance from center of nucleus to the outermost shell containing the electrons. और ionic radius is the measure of atom ions in a crystal lattice. ये Na+Cl- एक crystal lattice है, which is the half the distance between the two ions that are barely touching each other. ये एटम एक दूसरे को टच नहीं करती है, बट जो अपनी रेडियस होती है उसकी हाफ होती है। दिस इज आयनिक रेडियस, ओके, दिस इज द आयनिक रेडियस, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू एटम रेडियस वैरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप? हाउ डू एक्सप्लेन द वेरिएशन? तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, जो अपना एटॉमिक रेडियस जैसे हमने देखा, वो ग्रुप और पीरियड में कुछ कुछ पैटर्न से वैरी करता है। ये अपने ग्रुप और पीरियड्स जैसे जो अपनी मतलब एटॉमिक रेडियस होती है ना, वो हमारी ग्रुप में वैरी करती है। जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, ये हम ग्रुप में नीचे गए तो हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ठीक है। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे एटॉमिक, लेफ्ट टू राइट में हमारी एटॉमिक रेडियस घटेगी। तो इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस में, मान लो हमारा ये बैलेंस चल रहा है, ठीक है। ठीक है, बैलेंस शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन होगी। सातवां इलेक्ट्रॉन जब आएगा, ठीक है, तो हमारे को ये पता है कि हम इन जो सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा उसका इससे रिपल्शन होगा, 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 इसका इससे रिपल्शन होगा, ठीक है। ये तो पता है हमें, तो वो तो तुमको पता है, ये टच करेगी, ठीक है। बट जो हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस अभी भी, मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन के भाव में, ठीक है। तो जैसे जैसे वो राइट में बढ़ते जा रहा है, उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो तो उतना ही है, वो इसको और खींच रहा है, मतलब अभी भी
जो बाहर की फोर्सेस है वो अंदर की फोर्सेस के बराबर नहीं हुई है। जो बाहर की फोर्सेस है वो अभी अंदर के फोर्सेस के बराबर नहीं है, तो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है। अंदर ज्यादा फोर्स है, वो बाहर कम फोर्स है, तो उसको वो अंदर खींचेगी। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस की ये जो रेडियस है इसकी वो और घटते जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रही है, उसको एक्चुअली बाहर से उतना ज्यादा पावर मिल रहा है और वो खींच रही है। तुम एक जैसे समझो ना कि अगर कोई एक कॉम्पिटिटर है, अगर उसको कोई उसके बराबर कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, तब तक वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएगा ना। उस टाइप की सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, तो अब हम जैसे जाएंगे, अब इन ग्रुप में देखते हैं। जो अपने ग्रुप होती है, ग्रुप में इन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आयनिक रेडियस होती है, वो आयनिक रेडियस बोले एटॉमिक रेडियस, वो बढ़ती है। ठीक है। आयनिक रेडियस बढ़ने का कारण ये है कि जो एटॉमिक जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, भले ही हमारी वैलेंस शेल मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, मतलब मान लो, मतलब वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट हमारी मान लो कि अगर हमारी Na की ये वैलेंस शेल है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कैल्शियम की देखो, सॉरी कैल्शियम, पोटेशियम की देखो, तो पोटेशियम की जो वैलेंस शेल होगी वो एक और होगी, ये Na की होगी, तो ये पोटेशियम की एक और ऊपर से वैलेंस शेल आ गई है। उस कारण से उसकी साइज नेचुरली बढ़ेगी विथ फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो समझ चुके होगे तुम कैसे वैरी कर रहा है यहाँ पर। तो हमें पूछा जा रहा है 11th क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब होती है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एलिमेंट में, अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट टू के बराबर हो जाए, तो एलिमेंट वन एंड एलिमेंट टू will be called isoelectronic। ठीक है। ठीक। अब यहाँ देखते हैं, हमें पूछा गया है, नेम अ स्पीसीज दैट विल बी isoelectronic with each of the following atoms or ions। ठीक है। तो पहले केस में हम देख रहे हैं कि F माइनस है। F माइनस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है। F माइनस में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि नेम अ स्पीसीज दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास एक तो आर्गन नेचुरली होता है, बट फिर हम देख रहे थे Na+ का। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 10 प्लस प्लस स्टेज पे, अगर उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट किया हुआ है, तो उसके बाद सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो Na+ और F- का दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, सेकंड है आर्गन और सॉरी, लास्ट में मैंने आर्गन बोल दिया था, उसमें नियॉन होगा। ठीक है। एलिन नियॉन नियॉन, हाँ, नियॉन होगा, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन आर्गन के पास होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आर्गन के पास होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो अपना पोटेशियम है के के पास होती है 19 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम का भाई है। और वो अपना जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, के+ में चल जाएगा, तो उसके पास होंगी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आर्गन के पास अपनी 18 इलेक्ट्रॉन्स है और पोटेशियम प्लस के पास एक 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों को हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी ये सेकंड क्वेश्चन भी बना लिया हमने कि हमने आर्गन की आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर ढूंढ ली। ठीक है। अब Mg2+ और Na+, मान लो Mg2+ का हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछने बोला है। ठीक है।
Mg का हम जानते हैं कि उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हम जब 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमने क्लोरीन माइनस में देखा था कि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ Na प्लस उसका आइसो इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में भी Na प्लस या हम बोल सकते हैं F माइनस Mg2 प्लस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बन जाएगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ केस में जा सकते हैं, फोर्थ के केस में Rb प्लस, जो कि Na के Na और सोडियम के पीरियड के पोटेशियम और सोडियम के पीरियड में ही आता है, तो उसके पास भी यही होगा कि उसके पास भी प्लस मतलब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो जो उसका जो जो स्ट्रोंशियम होगा वो Mg के पीरियड का है, मैग्नीशियम कैल्शियम के पीरियड का, ठीक है। तो वो अगर +2 करेंगे और ये प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, तो इस जस्ट सेम कि वो दोनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैच करता है, ठीक है। ये हम बस एक डिड्यूस फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कुछ नहीं, बस पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर देख लेना, उसके साथ साथ वो हो जाएगा। लाइक सोडियम का है ली नाम ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आता है, गोल्डन बेटा बनेंगे 8 स्कूल का बार, ठीक है। तो जैसे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे Rb प्लस और Sr2 प्लस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे, K प्लस और Ca+2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे, एन Na प्लस Mg+2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे, ठीक है। समझ लो कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज N3 minus O2 minus F minus Na plus Mg2 plus NaN प्लस। तो सबका हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर लाइक N3 N O2 N3 minus O2 minus F minus Na plus Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता 7, और 7 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके 7 होंगे, और माइनस लिए मतलब इसके पास अभी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस 8 और 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो 10 इलेक्ट्रॉन है। 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन, 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन, और 13 माइनस 3 10 इलेक्ट्रॉन। और तीनों ये 6 एलिमेंट के सारे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो व्हाट इज कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक नेचर है इनका, ठीक है। अब हमने लिख रहा है अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई क्या होता है कि अगर जिस एलिमेंट का के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ज्यादा उसकी आयनिक रेडियाई बड़ी होगी, ठीक है। ये अभी ये क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स छोटे तो इनमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, तो ये तुम देख सकते हो, ये एंथ्री माइनस, तो ये दूसरी एलिमेंट हो जाती है, ये नाइट्राइड हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर। जितना ज्यादा निगेटिव उतनी बड़ी आयनिक रेड है, जितना ज्यादा निगेटिव उतनी बड़ी आयनिक रेड है। जैसे जैसे पॉजिटिव में जा रहे हैं हमारी आयनिक रेड है छोटी और छोटी होती जा रही है, सबसे छोटी Al3+ की होगी और सबसे बड़ी Al3- की होगी, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन में आते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई कटायंस आर स्मॉलर एंड आयंस आर लार्जर इन रेडाई देन द पेरेंट्स एटम। जैसे मैंने बताया ऊपर, अ cation इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम, जिसके कारण जो उसके अगल बगल कम आयन इलेक्ट्रॉन्स है तो वो घिसता है अंदर में, ठीक है। और वही एनायन हैज लार्जर इज लार्जर देन पेरेंट एटम
because it has extra electron which result in increased repulsion among and डिक्रीज इन इफेक्टिव। जैसे मैंने उस उधर बताया था कि तुम्हारे को कि जो साइड्स के जो रिपल्सन होते हैं, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है इंटरनल चार्जेस के कंपैरिजन में, जिसके कारण उसकी साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है, जब हमारा स्टेबिलिटी के केस आती है उस केस में सबसे बड़ी साइज दिखती है। नहीं तो फिर उसके बाद हमारी फिर वही आ जाती है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। ठीक है, पूरी चीज लिंक्ड है, पूरी चीज तुम देख सकते हो कैसे लिंक करेगी। ठीक है, 14th क्वेश्चन में आता है। 14th क्वेश्चन में बोल रहा हूँ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy, hint requirement for comparison purpose। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम से तुम क्या समझ सकते हो? तो हमारे गैसेस एटम होते हैं जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में है, उनकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन बैठी भी है। ठीक है, अगर वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट में ऐसा प्रेजेंट है, वो इंटरैक्ट नहीं करते एक दूसरे से, ये इससे इंटरैक्ट नहीं करेगा, ये इससे इंटरैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इससे इंटरैक्ट नहीं करेगा, ये इससे इंटरैक्ट नहीं करेगा, उनके बीच में कोई फोर्सेस नहीं होती है। ठीक है, उनके बीच में कोई फोर्सेस नहीं होती, तो दे आर लाइक इंडिपेंडेंट इन एनवायरमेंट। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो वही हमने लिखा है द एटम इन गैसेस स्टेट्स आर फार सेपरेटेड in the sense that they don't have mutual attractive and repulsive interactions. These are therefore regarded as isolated atoms. In this state, the value of ionization enthalpy and electron gain enthalpy aren't influenced by presence of other atom। कोई दूसरे एटम्स के होने से, ठीक है, मान लो ये तुम्हारे आर्गन के एटम्स है, ये आर्गन क्या है, ठीक है, ये आर्गन, और यहाँ पे सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम, तो ये जो सोडियम के एटम्स हैं वो आर्गन के एटम से इफेक्ट ही नहीं हुए क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो जो आर्गन के एटम्स है वो न्यूट्रल है, वो ना ही उससे इफेक्ट करेंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस दीज व्हेन द एक्शंस आर व्हेन एटम्स आर इन लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर एटॉमिक फोर्सेस। वही हमें ग्राउंड स्टेट क्या बताया गया, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल एनर्जी स्टेट ऑफ द एटम। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन present in the atom are in lowest energy state and then either lose electron or gain electron. Both ionization and electron enthalpy are expressed with respect to the ground state of an atom only। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड स्टेट क्या हो गया, इट्स अ मोस्ट मतलब मोस्ट नॉर्मल एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे होता है। वो ना ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा ना ही उसको लूज करेगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को ग्राउंड स्टेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में हमें बोला गया है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज -2.818 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, हमें एक हाइड्रोजन एटम के का एनर्जी दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में। Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in the terms of जूल पर मोल। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन जब बोल दिया है, अगर हमें नहीं बोला कि वन हाइड्रोजन एटॉमिक बोला है, तो हम यहाँ पे ये जो एनर्जी है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक मोल से। ठीक है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6 × 10⁻23 एटम्स, वन मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एटॉमिक हाइड्रोजन की बात की है तो हम यहाँ पे निकालेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फॉर वन मोल एटम। ठीक है, देयरफॉर योर ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, ये एक्चुअली है 6 × 10⁻1 मोल को बस हमने लिख दिया, ये हमने पर एटम के फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, पर एटम के फॉर्मेट में लिखा है 6 × 10⁻23
पर मोल, ठीक है। तो ये एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन और ग्राउंड से एनर्जी एंथैल्पी हमने पर मोल निकाल दी, जूल पर मोल। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -1.312 इंटू 10⁻⁶ जूल पर मोल, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या, हमें पूछा गया कि जो मतलब यहाँ पे हमें पूछा गया ना, कैलकुलेट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ई इन्फिनाइट माइनस ई जी। अगर हमें कुछ किसी दूसरी मतलब एनर्जी लेवल की बात होती है, तो मान लो एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल 3 की बात होती है, E3 माइनस ई जी करके, ठीक है। हमें ये पता है कि जो हमारी जो एनर्जी होगी, जो इन्फिनाइट पे होगी, एटम के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगी, उस पर कुछ असर नहीं हो रहा होगा किसी एटम के एनर्जी का। मान लो इन्फिनाइट डिस्टेंस एटम के लिए क्या है, मान लो ये एटम है, उसके मतलब मेरे हाथ में एक एटम होगा, बहुत छोटा सा एटम है, ठीक है, ये ऐसा एटम होगा। अगर तुम इसको भी मान रहे हो ना, ये डिस्टेंस वो भी इन्फिनाइट है और ये डिस्टेंस भी इन्फिनाइट है, एटम इतना छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं माइनस, तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.312 इंटू 10⁻⁶ जूल पर मोल, ठीक है। ये इस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब हम सिक्स क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अमॉन्ग द सेकंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इन ऑर्डर, लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम, लिथियम ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, देन नियो, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। तो जैसा कि तुम देखो, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ समझ में आएगा। इन केस ऑफ बेरिलियम हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2, यहाँ पे तुम देख रहे हो 1s2 2s2 है, और बोरॉन के केस में आता है 1s2 2s2 2p1। तो जैसे तुम देख सकते हो, अगर 2p1 से अगर हम वन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, अगर वन इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल लें, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, सेम एज बेरिलियम, ठीक है। और जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये एस की फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, ठीक है। और बेरिलियम पहले से मतलब वो क्या बोलते हैं, स्टेबल है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करेगा, स्टेबिलिटी लूज नहीं करेगा, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा, तो हम इसीलिए जो इसका जो ये 2p इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा चाहता है छूट जाए, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन, ठीक है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, मतलब ज्यादा ताकत लगता है उसको बाहर निकालने में, ठीक है। मतलब 2p का इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत जल्दी निकल जाता है, उसको कोई ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी एनर्जी में उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पे हमें बोरॉन बेरिलियम की स्टेबिलिटी तोड़नी पड़ती है उसकी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2s और y2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन एंड लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो अगर तुम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है। और ऊपर से मैंने इससे 2px 2py और 2pz हमने इसे ऑर्बिटल फॉर्मेट में लिख दिया ऊपर से। तो जैसे तुम देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे ऐसे ऑर्बिटल फॉर्मेट में लिखे डायग्राम के फॉर्म में, एन में सब में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में देखो, ठीक है, ये देखो, अगर तुम ऐसे देखो, ये यहाँ देखो, इसके में ये होगा, ये ये और इस केस में होगा ये और ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख लो, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे है, तो इसकी, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अपनी छोड़ देगा और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इस केस में देखो, इस केस में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करते, तो इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की चांसेस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। और यहाँ पे तुम फ्लोरीन देखो, अब जब तक ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसको अगर ये यहाँ पे कोई एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो तुम यहाँ से इजिली जज कर सकते हो क्यों ऑक्सीजन की क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी
नाइट्रोजन और क्लोरीन से बहुत कम है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखी भी है कि नाइट्रोजन स्टेबल विद हाफ ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉन टू गेट हाफ फील्ड, क्लोरीन कैन गेन इन इलेक्ट्रॉन rather than losing to electron for stability। 17 क्वेश्चन में चलो। How would you explain the fact that first ionization enthalpy of sodium is lower than magnesium, but in second ionization enthalpy it is higher than the magnesium? सिंपल सा है, यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। यहाँ पे तुम अगर देखो तो इसमें सोडियम में आती है 3s1, ठीक है, मैग्नीशियम में आती है 3s2। 3s1 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन आया वो क्या बोलते हैं इनर्ट गैस एंड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, और Mg सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और जब हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ऑब्वियसली है कि सोडियम एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, और मैग्नीशियम अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम की स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, जो कि उसको बहुत मतलब काफी स्टेबल बना रही है, अभी प्योर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। और मैग्नीशियम यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो भी उसी स्टेट में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं कि जो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सॉरी, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन पहली पहले केस में सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, और सेकंड केस में जो होती है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन सोडियम हो जाती है। तो हमें 18 क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू व्हिच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इसमें हम देखते हैं वेरियस फैक्टर, दो ही फैक्टर होती है। एक होती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी ग्रुप में। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो सेकेंडरी इफेक्ट करती है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी को ग्रुप में, ठीक है। 19th क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13R, ठीक है। तो हम यहाँ से पूछ रहा है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड। तो हम जैसे जानते हैं पहला चीज जो हमें ऑब्जर्व करता है यहाँ बोरोन और एल्यूमिनियम की लार्ज डिफरेंस, ठीक है। तो इसका सीधा कारण है कि जो साइज ऑफ एल्यूमिनियम है बोरॉन से काफी ज्यादा है, उस कारण से जो बोरॉन की है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जबकि मतलब यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रही है, बट फिर उसके जाके यहाँ पे घट रही है, और फिर यहाँ पे जाके इंक्रीज हो रही है, जो कि एक उल्टी ट्रेंड है। जैसे हमने पढ़ा था कि मेन ग्रुप में एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये इसका ये कारण है कि पहली तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम से गैलियम है, यहाँ पे हमारी डी 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 ऑर्बिटल इफेक्ट लग रही है, जो कि हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हो रहा है कि जो 10D इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन नहीं हो रहे हैं, मतलब उसपे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग नहीं रही है पी और एस ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से हमारी जो एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। वही यहाँ पे हमारे जो टीएल में देख रहे हो तुम, यहाँ पे इसमें 14F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस जो 10D इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के पास है वो भी इसमें होते हैं, उन पे भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगती है, ठीक है। उस कारण से इसके भी यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना कि घटती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन और क्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, ऑक्सीजन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाती है 1s2 2s2 2p5, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम गेन कर पाते हैं ऑक्सीजन में O माइनस के लिए, ठीक है। और एफ से एफ माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी एफ माइनस की ओ माइनस से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन तब भी सिंपल सी बात है एफ माइनस की ओ माइनस से ज्यादा होगी, ठीक है। अब सेकंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पे बस, तो ठीक है। सेकंड में फ्लोरीन और क्लोरीन की पूछी जा रही है, तो फ्लोरीन की तुम देख सकते हो, फ्लोरीन में ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्लोरीन में ऐड करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, दोनों इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। बट तुम अगर देखोगे साइज के हिसाब से साइज क्लोरीन की ज्यादा है, तो वो उसमें जो इंटरनल रिपल्शंस होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन में ज्यादा इंटरनल वो क्या बोलते हैं रिपल्शंस होते हैं, तो उस कारण से हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ठीक है।
तो हमारी अभी ये एक्सरसाइज आधी कंप्लीट हुई है, 1 to 20 की है हमने। और जो नेक्स्ट 20 to 40 होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहो।